देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन मेरे 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। उद्योग की पहचान करने के बाद और फिर उसमें से अच्छी कंपनी के व्यवसाय का चयन करने के बाद और फिर उसके इक्विटी शेयर खरीदने के बाद हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि हमें सिर्फ अब उन सब के प्रदर्शन पर नजर रखना होगा और उसके लिए कार्य प्रणाली के अनुसार घोषित परिणामों, बैलेंस शीट और बयानों का अध्ययन करना है। मित्रों, हम उन सब पर चर्चा करेंगे अपने आगामी एपिसोड्स में। अब आज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि नजर रखने और निगरानी करने के अलावा हमें अधिकतम धैर्य रखना होगा, बहुत और बहुत सारा धैर्य। वास्तव में मेरा यह बताना गलत नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में धैर्य एक अनिवार्य गुण है। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय ठीक वही होगा। धैर्य के गुण का प्रयोग और पोषण करने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देशों और कार्य प्रणाली का पालन करना होगा। साथियों, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं एक प्रसिद्ध कहावत के साथ। इंग्लिश में इसे कहते हैं, द फनी थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज दैट एवरी टाइम अ पर्सन बाइज एंड अनदर सेल्स, बोथ थिंक दे आर एस्ट्यूट। इसका मतलब भी मैंने लिखा है। शेयर बाजार के बारे में मजेदार बात यह है कि हर बार एक व्यक्ति खरीदता है और दूसरा बेचता है और दोनों को लगता है कि वे चतुर है। साथियों, धैर्य का गुण, अब मैं थोड़ी चर्चा उस पर करूंगा। आप में से कई ने जब इक्विटी शेयरों को खरीदा और बेचा होगा तब एक अजीब और आम अनुभव किया होगा, जो कि सच्चाई साबित हुई। हम किसी एक कीमत पर शेयर खरीदते हैं जो हमें लगता है कि कम है और फिर देखते ही देखते वह गिरने लगता है। सच्चाई बड़ी अजीब होती है। हम एक कीमत पर अपने शेयर को बेचते हैं जो हमें अधिकतम लगता है और फिर हम आश्चर्यजनक हो देखते हैं कि वह बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये दोनों चीजें जो होती है काफी हद तक ये धैर्य की कमी के कारण है और कुछ हद तक हमें खुशी नहीं है कि दूसरों को हमसे अधिक प्राप्ति हुई है या हम और अधिक प्राप्त कर सकते थे। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको एक निश्चित कम आंकड़ा ध्यान में रखना चाहिए जो आपके लिए सहनीय हो। इसे मैं सहनीय स्तर कहूंगा और उस सहनीय स्तर तक आप शेयर को रखिए, ये मेरा सुझाव है। हो सकता है शेयर सहनीय आंकड़े से पहले ही गिरना बंद हो जाए और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके भाव बढ़ने शुरू हो जाए। इसे हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं। इस सहनीय कम आंकड़े को हम शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस कहते हैं और यदि इस स्टॉप लॉस का आंकड़ा कोई भी कारण से आ पड़ता है, शेयर के भाव कम हो जाते हैं, तो उस समय आप बिक्री और लॉस बुक करने का विचार कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा लॉस न हो अगर शेयर और आगे जाके गिरे। साथियों, इस आंकड़े को प्लीज हमेशा कृपया याद रखें। स्टॉप लॉस ये बहुत जरूरी है
स्टॉप लॉस न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि बेहद लोकप्रिय भी है और अब से हमारी चर्चाओं में अक्सर उल्लेख किया जाएगा और शेयर बाजार में सबसे अधिक कथित है। स्टॉप लॉस असल में एक सिद्धांत है और ये हमारी मानसिकता में अनुशासन पैदा करने के लिए जरूरी है। इसका हमारे पूंजी निवेश में सुरक्षा को संलग्न करने का सकारात्मक उद्देश्य है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अब मैं उद्देश्य पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जब आप एक शेयर बेचते हैं और उसकी वृद्धि जारी रहती है, पछतावा न करें, आखिर नए खरीदार को भी कमाई करने दें। शेयर पर नजर रखें ताकि वह यदि वह गिरने लगे फिर से और आपके बिक्री मूल्य से कम हो जाए तो आप फिर से इसे खरीदे जाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि जब आपने उसे बेचा था तब आपको लाभ तो प्राप्त हुआ ही होगा और वो लाभ आपका एक उद्देश्य रहा होगा, तभी आपने उसे बेचा है। तो पछतावा क्यों जब आपने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। कब बेचना है ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जब मेरा शेयर बढ़ जाता है तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैं उसे कब बेचूं। काफी हद तक यह हर व्यक्ति के धैर्य और जरूरत पर निर्भर करता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ सलाह जरूर दूंगा। इक्विटी शेयरों से बिक्री और मुनाफा कमाने के उद्देश्य को हम 3 खंडों में विभाजित करना चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म, जिसे मैं अल्प अवधि कहूंगा। दूसरा मीडियम टर्म, जिसे हम मध्यम अवधि कहेंगे। और तीसरा लॉन्ग टर्म, जिसे हम दीर्घ अवधि कहेंगे। अब मैं इन तीनों खंडों को एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि। इसका मतलब है मैं मूल रूप से अपने व्यवसाय की एक अच्छी चयनित कंपनी के इक्विटी शेयरों में व्यापार कर रहा हूं और मेरे रोटेटिंग धन से लाभ बुक करना चाहता हूं। रोटेटिंग धन इसलिए कि एक बार मैं लाभ बुक कर लूं, मैं दोबारा दूसरे शेयर को खरीदूंगा और उसी धन से मैं उसमें भी लाभ करूंगा। यदि मेरा खरीदा हुआ शेयर स्टॉप लॉस स्तर तक नहीं पहुंचता तो मैं शेयर को बनाए रखूंगा और इस अल्प अवधि के दौरान अपने उद्देश्य की समीक्षा करूंगा कि मुझे रखना है कि बेचना है कि और रखना है। इस समय आप ये पूछेंगे कि ये अल्प अवधि क्या होती है। मैंने यह सुझाव दिया है कि अल्पकालिक अवधि के लिए आप 2 दिनों से 6 महीने तक का अवधि अपने जहन में रखें। लाभ लेने का स्तर कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा सुझाव रहेगा 10% नेट, 10% नेट या अधिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रोकरेज के खर्च को छोड़कर, ब्रोकरेज को निकालकर, नेट इसीलिए लिखा है मैंने। मध्यम अवधि, मीडियम टर्म, इसका मतलब है मैं एक अच्छी चुनी हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश कर रहा हूं जो कुछ समय बाद लाभ दे सकता है और मैं लंबे समय तक उस व्यवसाय में बने रहने के लिए बहुत उत्सुक नहीं। और यहां हम 6 महीने से 2 वर्ष की मध्यम अवधि की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। वो 2 दिन से 6 महीने थी शॉर्ट टर्म, 6 महीने से 2 वर्ष तक मीडियम टर्म। और लाभ लेने का स्तर शॉर्ट टर्म में 10% था, यहाँ 25% रखिए। 25% नेट या अधिक ब्रोकरेज खर्च को छोड़कर। अब हम तीसरे खंड में आते हैं, दीर्घ अवधि यानी लॉन्ग टर्म। इसका मतलब यह होगा
मैं अच्छी तरह से चयनित व्यवसायों के सबसे अच्छे शेयरों में निवेश कर रहा हूं और मैं उन्हें 2 साल से अधिक समय से लेकर जब तक मैं चाहूं तब तक की अवधि के लिए उसे रखूंगा। और साथियों, मुझे विश्वास है यह खंड न केवल आपको सबसे अधिक इनाम देगा बल्कि आपको बेहद आश्चर्य भी कर देगा। मैं इसके कुछ उदाहरण बाद में जरूर आपको पेश करूंगा, जो एक्चुअल उदाहरण है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा यहाँ। कई और आज के अधिकांश ब्लू चिप्स मतलब जो बहुत अच्छे शेयर हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनका अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, अच्छी डिविडेंड दे रहे हैं, उन्हें हम ब्लू चिप्स कहते हैं। कई और आज के अधिकांश ब्लू चिप्स जब लंबी अवधि के लिए रखे गए, वास्तविक धैर्य वाले निवेशकों को करोड़पति बना गए। आप शायद जानते भी होंगे, और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं इसका सटीक उदाहरण दूंगा आपको कुछ फ्यूचर एपिसोड्स में। आप 5 साल और उससे अधिक अवधि के लिए उपलब्ध डेटा को ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। एक वाक्य है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर बाजार निवेश की एक प्रसिद्ध हस्ती है जिनका नाम है वॉरेन बुफे। आपने जरूर उनका नाम सुना होगा, अमेरिकन है। उनकी एक दिलचस्प बातचीत एक व्यक्ति के साथ हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं वॉरेन बुफे के बारे में आपको बता दूं। वह एक अमेरिकी निवेशक है, बिजनेस टाइकून है और परोपकारी है। परोपकारी मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने अपना धन काफी डोनेट कर दिया है। और उनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। उसके अध्यक्ष और सीईओ है। आज वो 89 इयर्स के हैं, 89 साल के हैं, और दुनिया में वो सबसे सफल निवेशकों में से माने जाते हैं। उनका नेट वर्थ अगर हम आज जाने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास करीब 72 अरब अमेरिकी डॉलर है। वे उनके मालिक हैं और दुनिया में चौथे सबसे धनी व्यक्ति। और उन्होंने ये धन कमाया है सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से। उस निवेशक वॉरेन बुफे से उस निवेशक ने पूछा, सर आप कैसे तय करते हैं कि मैं शेयर कब बेचूं? तो वॉरेन बुफे ने जवाब दिया, मैं अच्छा शेयर कभी नहीं बेचता। आप इस पर फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है। स्टॉप लॉस का सिद्धांत अब मैं यहां पर दोबारा आपको समझाऊंगा, जिससे आप इसको पूरी तरह से समझ लें। जब आपका कोई भी निवेशित शेयर बढ़ता है, चाहे वो अल्पकालिक हो, मध्यम अवधि वाला हो या दीर्घकालिक हो, आप साथ साथ स्टॉप लॉस का फिगर को बढ़ाते रहिए। उस सिद्धांत को हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं ट्रेलिंग विद स्टॉप लॉस। ये मैं और समझाऊंगा आपको अभी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, शेयर की कीमत में देखिए उतार चढ़ाव तो रहता ही है। इसकी वजह क्या है उतार चढ़ाव की? प्रॉफिट बुकिंग होती है विभिन्न लोगों के द्वारा, और टेक्निकल करेक्शन। कोई चीज ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, इसे हम टेक्निकल करेक्शन कहते हैं। और शेयर बेचने का चरम मूल्य प्राप्त करना आसान तो नहीं होगा। ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि ये चरम मूल्य आ गया कि नहीं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको उसके आसपास का मूल्य जरूर मिल सकता है।
साथ में यह भी याद रखें कि एक बढ़ते शेयर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर सेट किया जाए और वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर भी हो जाए, यानी कि उस स्टॉप लॉस पे भाव आ गया और आपको बेचना पड़ा, तो न केवल लाभ होगा बल्कि नुकसान को वह रोक देगा। ये मेरा उदाहरण आप देखिए ध्यान से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है और आप उसे 10 रुपए का नुकसान उसमें सहन कर सकते हैं, तो आपने स्टॉप लॉस रखा 90 रुपीज, 90 रुपए। अब शेयर जब भी 100 रुपए से 90 रुपए पे आएगा तो आप उसे बेच देंगे जिससे और अधिक लॉस न लगे। और अगर शेयर नहीं घटा और बढ़ता रहा और वो कुछ समय बाद 110 रुपए पे आ गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस 90 पर ना जारी ना रखें, आप उस 90 के स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 100 रुपए कर दें। डिफरेंस वही 10 रुपए का है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया। अगर दोबारा वो 110 से 100 पे आ जाए तो आप उसको बेच सकते हैं, आपको नुकसान नहीं लगेगा। 100 में खरीदा, 100 में बेचा। और अगर बढ़ जाए, 120 हो जाए, आप अपना स्टॉप लॉस फिर बढ़ा दीजिए, 110 कर दीजिए। इस स्टॉप लॉस को जो हम बढ़ा रहे हैं शेयर की कीमत बढ़ती हुई को देखते हुए, इसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। अब समझ लीजिए शेयर प्राइस 130 हो गया, आपने अपना स्टॉप लॉस फिर बढ़ा दिया 110 से और 120 कर दिया। अगर 130 से घट के फिर 120 पे आ जाए तो 120 पे आप बेच दीजिए उसे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस था वो, आपने वो अनुशासन अपने मन में रखा है। लेकिन 120 पे बेचने के बाद भी आपको 20 रुपए का फायदा होगा, नुकसान तो नहीं लगेगा। और अगर वो 130 से ज्यादा हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस और बढ़ा सकते हैं। तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप शेयर के पीक वैल्यू तक आ सकते हैं। साथियों, अब तक हमारी चर्चाओं के निष्कर्ष के लिए मुझे लगता है कि मैं आपको इक्विटी शेयरों के निवेश के उद्देश्यों के बारे में समझाने में सक्षम रहा हूं। हमने स्टॉप लॉस तत्व को, धैर्य के मूल्य और फल की उपयोगिता को अच्छी तरह समझ लिया है। अब अच्छे कारोबार, अच्छी कंपनियां और ग्रोथ ओरिएंटेड इक्विटी शेयरों को परखने और चुनने की क्षमता पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। और इन सब विषयों पर हम वास्तव में अपने भविष्य के एपिसोड्स में जरूर चर्चा करेंगे। देवियों और सज्जनों, यदि आपको ये चर्चा दिलचस्प लगी है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें अगर आपने अब तक नहीं ली। इससे आपको मेरे सारे एपिसोड्स ठीक समय पर अपने स्क्रीन पर दिखेंगे। प्रदान किए गए जगह में अपनी टिप्पणियां और प्रश्न भी डाल दें, मैं उन सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपसे फिर जल्द मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।